हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्राचीन भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की थी। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमने टॉपिक 1 को कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा टॉपिक 2 की क्लास है और टॉपिक 2 के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है, और यदि ऐप पर देख रहे हैं तो टॉपिक 2 का ये सेकेंड पार्ट है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बात और बतानी थी आपको। आप में से हो सकता है कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप पूरा पाषाण पढ़ा रहे हो, नवपाषाण पढ़ा रहे हो, मध्य पाषाण पढ़ा रहे हो, उनके क्वेश्चन पढ़ा रहे हो। लेकिन सर जब हमने बैक ईयर देखा यूपीएससी का या अदर किसी स्टेट एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर हमको ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप यूपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाएंगे तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे आने वाले समय में यूपीएससी इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बनाए। मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये काफ़ी हॉट टॉपिक हैं, क्योंकि जब कोई नहीं पढ़ता है ना, कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप देखिएगा यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड अपने में शामिल किया है। पहले क्या होता था कि यूपीएससी पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन पूछती थी, ठीक है। अब यूपीएससी क्या करती है, आईपीएस लेवल के क्वेश्चन पूछती है। आईपीएस लेवल का मतलब जो पुलिस प्रशासन से रिलेटेड होंगे, कि न्यायिक हिरासत क्या होती है ना, किसी कैदी को कितने दिन तक रखा जा सकता है, कौन कौन सी धाराएं होती हैं, इवन ये तक आपसे पूछ चुका है कि जमानत के कितने प्रकार होते हैं। समझ रहे हो? तो हो सकता है कि आगे चल के इन पाषाण काल से रिलेटेड टॉपिक पे भी प्रश्न पूछ ले, तो इसीलिए हम आपको अभी से चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लाइन है, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। आपको भी पता है कि कच्ची ईंटें कब तक रही थीं? जब तक सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आई। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे बड़े लेवल पे ईंटों को पकाया गया। ईंटों को पकाने का क्या मतलब होता है? ईंटों को पकाने का मतलब ये होता है कि या तो वो धूप में पकाई गई, ठीक है, और या फिर उनके लिए आग का इस्तेमाल किया गया। और यदि आग का इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब ये है कि उनको ये पता था कि किसी धातु का गलनांक या किसी धातु को कठोर बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है। यानी कि उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति समझ, केमिस्ट्री का उनका लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ये होता है बेसिक। कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईंटों को पकाने से आपका क्या आशय है प्राचीन समय में, तो उसमें बच्चा कहता अरे ईंटों को पका दिया जाता था इसलिए ईंटें पक जाती थीं। ये मूर्खता है। तो इसलिए इतनी चीज़ों को आपको अभी से समझना है, ठीक है, कॉमन सेंस में। दूसरी लाइन क्या करी? अब पहली लाइन तो सही हो गई, तो हमने कहा पहला सही है, तो ये हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब ये कट गया। अब आपको देखना है कि दूसरी लाइन क्या करी। दूसरी लाइन करी, इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरिन्स, फिगरिन्स का मतलब आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे थे। तो बिल्कुल सही बात है कि जब जानवरों को पालेंगे तो उनके चित्र भी बनाते थे। जैसे पहले आपने पढ़ा होगा परचिंग पक्षी वाला, तो परचिंग पक्षी का नहीं होता था, शिकार के होते थे पूरा पाषाण में। क्यों होते थे? क्योंकि वो शिकारी जीवन, खाद्य संग्राहक और खाद्य आखेटक थे, ठीक है। तो दूसरा भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, केवल यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला नहीं है और यहाँ पे दूसरा नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर दिया। समझ गए? और यहाँ पे एक और चीज़ कि जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे, आप इन स्लाइड्स को पीडीएफ के रूप में निकलवा रहे होंगे, तो ऑलरेडी आपका ये नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण का सिनॉप्सिस बन रहा है, और इतना ही आपको पढ़ना है, फिर इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताम्रपाषाण से। ताम्रपाषाण का मतलब होता है तांबा और पत्थर दोनों इसमें मिले, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल के एक बात और बतानी थी, हाँ, वैसे मैंने जब आपने फाउंडेशन कोर्स किया होगा ना, वहाँ बता रखा है। अभी तक जितने भी हिस्टोरियन है ना, वो ताम्रपाषाण काल को लेकर कंफ्यूज हैं। समझ रहे हो कैसे? मतलब लोग क्या समझते हैं कि पाषाण युग पहले आया,
फिर समझते हैं ताम्रपाषाण उसके बाद आया, ठीक है, फिर समझते हैं महापाषाण उसके बाद आया, और फिर कहते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता आई। समझ गए। लेकिन आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद फिर से आपको ताम्रपाषाण की चीज़ें मिलेंगी वैदिक में। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं, अभी भी सही डेट नहीं बता पाते। तो कई बार किताबों में शुरू में भी आपको ताम्रपाषाण मिलेगा, सिंधु के बाद भी ताम्रपाषाण मिलेगा। और एक और चीज़ कि इसीलिए यूपीएससी इस पाषाण काल के चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछती है, क्योंकि उसको ये पता है कि आज अगर उसने क्वेश्चन पूछ दिया और कल को मान लो कहीं पे अन्वेषण हुआ, उत्खनन हुआ और वहाँ कुछ नया मिल गया तो बच्चा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जो यूपीएससी इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछती है। ठीक है, और वही पूछेगी जो विवादित नहीं होंगे। हालांकि एक क्वेश्चन उसने विवादित वाला पूछ लिया था सिंधु घाटी में घोड़ों को लेकर, है ना, आपने देखा होगा शायद 2018 या 17 के प्रश्न पत्र में था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपको इस सीक्वेंस नहीं याद रखना है। ठीक है, खैर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। तो आपको भी पता है कि इस काल के जितने भी लोग होते तो गांव में रहते थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी थी, ग्रामीण थी। तो ये लाइन सही हो गई, तो पहला सही हो गया हमारा, ये भी कट हो गया और ये भी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पुरानी वाली बुद्धि लगाएं, क्या कि पहला सही है और दूसरा यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी, तो दूसरा हमें चेक ही नहीं करना, हम कहेंगे सही है। ठीक है, अब बात आती है आहड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। क्या जो आहड़ का क्षेत्र है वो क्या वो मध्य प्रदेश में? तो नहीं, आहड़ हो या गिलुंद हो, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? राजस्थान में। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है कि आहड़ और गिलुंद कहाँ पे हैं? राजस्थान में। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि आहड़ और गिलुंद क्या है? ताम्रपाषाण कालिक साइट्स। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पता हो, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। औजार का मतलब हथियार। तो ताम्रपाषाण नाम ही इसलिए है क्योंकि यहाँ तांबा पहली बार देखा गया। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है आपसे कि इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बाजरा हो, मसूर हो, उड़द हो, है ना। और आप जब वैदिक काल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यव। यव का मतलब जौ। और आज भी आप देखोगे जब हवन वगैरह होता है तो इस जौ की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वैदिक का प्रमुख आहार था। ठीक है, जौ की रोटी आज भी आप लोग सुनते होंगे, है ना। तो ये चीज़ें पता हो तो पहली लाइन भी सही है, दूसरी लाइन भी सही है, तो ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सिंगल हैं। जिनमें दोनों साथ में होंगे वही सही मानेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको याद करना है। अब आप एक काम क्या कर सकते हो, आप चाहे तो सिनॉप्सिस के रूप में यहाँ लिख सकते हो कि ताम्रपाषाण ऐसे बना लिया डायग्राम, यहाँ लिख लो आहड़ गिलुंद साइड्स हैं इसकी, यहाँ लिख लो तांबे से शुरुआत, यहाँ लिख लो बाजरे की फसल, यहाँ पे लिख लो कच्ची ईंटों के मकान, है ना, यहाँ पे लिख लो पालतू जानवरों की मूर्तियाँ। तो ऑटोमेटिक आपका एक ही पेज में सब हो गया, एक ही डायग्राम में। देखो ये कलाकारी आपको करनी है, ये कलाकारी एकेडमी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हर एक व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग है। अब मैंने ये डायग्राम बना दिया, अब जो बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है अचानक से इसी पॉइंट पे आ गया क्लास देखने, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये क्या मास्टर लिखे बैठा है। तो ये आपसे ही बनेगा और धीरे धीरे यत्न किया करो। देखो कई बार क्या है, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। वो क्या कहते हैं, टॉपर का शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, यार वो कैसे बनाए है। कुछ लोगों को मैंने देखा है क्या कि जो इन्फोग्राफिक्स है या आप कह सकते हो फ्लो चार्ट, दूसरे कोचिंग के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अरे यार अपने बनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका खुद का फ्लो चार्ट बनना चाहिए। खुद का फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई नोट्स पढ़े, तो उनको सॉर्ट आउट कर देना। मान लो इतनी सारी लाइनें हैं, आपने ताम्रपाषाण बीच में लिखा और यहाँ सब कुछ ऐसे डिजाइन करके बना दिया, एक पन्ने में पूरा सिनॉप्सिस हो गया आपका। बस इसी को रट रहे हैं। किसी के देखो, अगर सच में आपको यूपीएससी क्लियर करना है
तो दो बातें मेरी याद रखना, जो सफल बच्चे होते हैं, जो सिलेक्टेड, और मेरी नज़र में सफल और सिलेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि 800वीं रैंक जिसकी आए, बिल्कुल भी नहीं। मैं सफल केवल मानता हूँ 1 to 10 के बीच वालों को, बाकी की कोई गिनती नहीं होती है। जैसे आपने कई मूवीज़ देखी होंगी, एक बाजार मूवी है ना, उसमें आप देखिएगा, उसमें डायलॉग मारता है आमिर आमिर खान नहीं, सैफ अली खान। उसको उसका जो कंपटीटर होता है उसका नाम दीपू होता है, तो उसको बोलता है कि दीपू ये बता कि फर्स्ट मैराथन, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी मैराथन किसने जीती, उसका नाम क्या है। तो उसको नहीं पता होता है, फिर बोलता है 100 मीटर रेस का टॉपर कौन है, तो बताता है कि उसैन बोल्ट। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि आप टॉप 10 में आओगे तो ही आप काउंट किए जाओगे। और इस भ्रम से भी निकल जाओ कि हमें हिंदी मीडियम का टॉपर बनना है। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, आपके अंदर वो पूरी औकात है आईएएस में फर्स्ट रैंक लाने की। लेकिन आप सोचना कि फर्स्ट रैंक लाने का मतलब समझते हो, भारत के उन सभी महान विभूतियों को, उनके दिमाग को चुनौती देना। और उनके दिमाग को चुनौती देने का मतलब ये है कि अपने दिमाग की जितनी भी अनंत क्षमताएं हैं उनको खोल कर रख देना। और अपने दिमाग की अनंत क्षमताओं को खोलने का एक ही तरीका है, राइटिंग। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने ज़माने के आप जितने भी लोगों को देखोगे, मतलब आप ये समझो 2000 पहले के, सन 2000 के पहले के जितने भी लोग होंगे वो सब राइटिंग करते थे, इसीलिए उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प थी, फास्ट थी। आज का बच्चा राइटिंग नहीं करके टाइपिंग करता है। मतलब ये तो मैं मजबूरी में आप लोगों को इसमें टाइप करके पढ़ाता हूँ, वरना मैं खुद राइटिंग करता हूँ। हर एक क्विज को पहले हैंड रिटन करता हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ें कराता हूँ। लेकिन क्योंकि आप स्लाइड का ज़माना है, चीज़ें साफ दिखनी चाहिए, और मेरी राइटिंग तो मुझे ही समझ में आती है, किसी को समझ में आ नहीं सकती है ना। आपकी भी आप ही को समझ में आती होगी, कुछ लोगों की होगी खूबसूरत, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी बढ़ती है। मैं खुद ही हर चीज़ लिखता हूँ। मैं आंसर राइटिंग जब करता था यूपीएससी के, तो एक दिन में 26 से 27 आंसर लिखता था। और जो बंदा मेरी कॉपी चेक करता था वो खुद मुझसे कहता था, भाई क्या आंसर लिखे हैं तुमने, और एक दिन में कैसे लिख लिया। और एक दिन का मतलब ये नहीं कि आज 25 लिख लिया फिर छुट्टी, लगातार 4 से 5 महीने लिखना है ताकि उसमें परफेक्शन आए। जो आज आप देखते हो कि मैं इतना बढ़िया बढ़िया बता देता हूँ, उसके पीछे हजारों घंटों की मेहनत है। तो आप भी मेहनत करो, जब आपके पास काम ही यही है कि पढ़ना है, आप सबके नोट्स बना लो 1 महीने तक, ठीक है। किताबों से दूरी बनाओ, उनको पढ़ो, उनके सिनॉप्सिस बनाओ, फिर आप देखना, आप खुद ही मुझसे कहोगे सर अब तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, सब कुछ दिमाग में फिट है, कुछ नहीं भूलोगे। लेकिन जब आप लिखते नहीं हो ना, प्रिंट निकलवा रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं भाई। खुद के सिनॉप्सिस बनाओ, दीवार में चिपकाओ, मेमोराइज करो चीज़ों को, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। खैर ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्लियर। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती या तांबा वाली कहा जाता है। मतलब कहाँ से तांबा मिला है, किसको ताम्रवती कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है आहड़ और गिलुंद, ठीक है। तो आहड़ वो जगह है जिसको ताम्रवती या तांबावली कहते हैं, ठीक है, इसका प्राचीन नाम है। और यूपीएससी ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी है कि धान्य कटक है ना का आधुनिक नाम क्या है, तो पता होना चाहिए चीज़ें। इवन बहुत क्वेश्चन बहुत पहले भी आए कुल्लू को लेकर, है ना, तो वो भी पता होना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना कि नेवासा, गणेश्वर या गिलुंद, है ना। बाकी गिलुंद और आहड़ का तो आपको पता ही है कि क्यों फेमस है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको पता हो। नेवासा से महाराष्ट्र में है, ठीक। तो उम्मीद है बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जोरवे संस्कृति के संदर्भ में, ठीक है। ये क्या है? तो जोरवे संस्कृति क्या नगरी संस्कृति थी? जब आपने हमसे फाउंडेशन कोर्स कवर किया था तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको कवर कराई थी, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में कि ये नगरी संस्कृति है कि नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि ये नगरी संस्कृति नहीं है, बल्कि ये क्या है, ग्रामीण। क्यों? क्योंकि पहली नगरी कौन है आपको भी पता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये नगरी हो ही नहीं सकती, तो इसको कट कर दो। ये कट किया, आपके आंसर आ गए। लेकिन हमें बाकियों को पढ़ना है कि जोरवे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। क्या इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता है? तो जी हाँ, इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता है, ठीक है। इनाम गांव वगैरह बस्तियां हैं,
ठीक है, जिनको माना जाता है कि यह हड़प्पा के बाद में, या कह सकते हो उत्तर हड़प्पा में पाई गई हैं। जैसे आप आगे चल के हड़प्पा के कई प्लेसेस देखोगे, खासतौर पे मेहरगढ़ को देखोगे, हड़प्पा में भी आता है, ठीक है। इवन आप देखोगे कि जो सिंधु घाटी के आसपास, या कहें कि गुजरात के आसपास के जो क्षेत्र के रीजन है, वहाँ पे भी कई ऐसी साइट्स मिलती हैं। वो हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ते हैं, मैपिंग वहाँ कराते हैं। तो वहाँ पे भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो उत्तर हड़प्पा के हैं, हड़प्पा के बाद के, या कह सकते हो हड़प्पा के पतन के समय के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमारे आज के सभी क्विज कंप्लीट हो गए, ठीक। अब आपको यहाँ पे एक बात बतानी थी, एक बात ये बतानी थी कि आप में से कई सारे बच्चों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी श्री IAS एकेडमी को लेकर। दिक्कत इस बात की हो रही थी कि श्री IAS एकेडमी के जो प्राइस थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाइक थे, काफ़ी ज़्यादा हमने कर दिए थे, और प्राइस हमने अपने मन से नहीं किए थे, ठीक है। प्राइस हमने किए थे आप में से कई सारे बच्चों से सलाह लेकर, क्योंकि कई सारे बच्चे हमसे कहते थे कि जब सर हम आपके कोर्स को किसी को शेयर करते हैं, किसी से कहते हैं कि ये मास्टर अच्छा पढ़ाता है, इसका कोर्स एक बार देख लो, तो वो लोग प्राइस देख के कहते थे अरे 99 है, 51 है, तो वो सोचते थे क्या ही पढ़ाता होगा मास्टर। तो इसलिए हमने अपने प्राइस को 1100 और 500 कर दिया था, ठीक है। कुछ कोर्सेज हमारे 2000 क्रॉस हो गए थे, बट अब श्री IAS एकेडमी ने फिर से अपनी इन्हीं चीज़ों को सोचा, अपनी धारणा बदली, और जितने भी कोर्स हमारे हाइक हुए थे, ध्यान से सुनना, चाहे वो 1100 वाला हो, चाहे 500 वाला हो, चाहे 2100 वाला हो, उन सब को हमने बिल्कुल मॉडरेट कर दिया। बिल्कुल मॉडरेट का मतलब जो 2100 वाला कोर्स था उसको 500 कर दिया, जो 1100 वाला कोर्स था उसको 500 कर दिया, और जो 500 वाला कोर्स था उसको 250 कर दिया। मतलब आपके लिए एक जेन्यून, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वैलिडिटी 36 मंथ ही रखी, 3 साल की, ठीक। साथ ही आपको पता है कि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते। और देखो मैं फिर से कहूँगा, यदि मेरे पास पैसा आएगा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है, यदि मेरे पास बेसिक काम चलाने के लिए पैसे आ जाएंगे तो हम पूरे जीवन आपसे कभी फीस लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए सबके लिए। लेकिन वही है कि जब हमारे पास ही नहीं है खाने को, है ना, खाने का मतलब ये नहीं कि भूखमरी पड़ी है, खाने का मतलब ये कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, है ना। देखो कमाने का मतलब ये होता है कि नमक जैसे होता है ना, दाल में नमक के बराबर, उतना बस कमाओ, काम चल जाए। तो आप जान सकते हो इतने प्राइस में काम चल जाएगा मेरा। और 35% आपको पता है कि इसमें रेवेन्यू और सारा सरकार का टैक्स, 18% तो GST ही होता है ना, वो देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए हमने इनको प्राइस को कम कर दिया, ठीक। रही बात जिन बच्चों ने महंगा कोर्स परचेज किया था, तो मैंने ऑलरेडी एक मैसेज डाल रखा है कि आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर आज के रेट के हिसाब से, मान लो आपने 500 में कोर्स खरीदा था, आज उसका प्राइस 250 हो गया है, तो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपके 250 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। समझ गए? मतलब इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें आपका अतिरिक्त पैसा नहीं चाहिए, और हमें ये भी नहीं चाहिए कि आप में से किसी को अफसोस हो कि यार पहले हमने महंगा खरीद लिया अब सस्ता हो गया। और ये हम अपने बिजनेस में भी नहीं किए थे, जो हम बिज़नेस पहले करते थे, ठीक। तो अब आपके सारे कोर्स सस्ते हो गए, आप इन कोर्सेज़ को चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। और कोशिश किया करिए अपने दोस्तों को बताने का, क्योंकि देखिए आप ही लोग माध्यम है ना। हम बताएंगे तो वो लोग समझते हैं कि अरे यार मास्टर है तो तारीफ़ करेगा ही, लेकिन आप अगर तारीफ़ करेंगे, उनको बताएंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि आपकी पहुंच हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको परसुएट करिए, उनको समझाइए। और गारंटी तो हमारी इसमें भी है कि अगर समझ में ना आए तो भी आपके 250 रुपये वापस, समझ में ना आए आपके 500 रुपये वापस, पूरा कोर्स कर भी लो तो भी वापस आपका, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो। अब हम आपको एक बार कोर्स दिखा देते हैं जिनको ना पता हो वेबसाइट का, फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी श्री IAS एकेडमी की वेबसाइट है, ठीक है। आप इसमें जाके ज्वाइन नाउ पे जो ही क्लिक करेंगे आपको सारे कोर्सेज़ यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं, देखो प्रीलिम्स के 11 कोर्स हैं, डेली क्विज के 9 हैं, है ना। सबके प्राइस आपको देखो यहाँ पे दिख जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा कोर्स कितने का है, कौन सा कोर्स कितने का नहीं, क्विज का कितने का है, ठीक है। आप चाहें तो इनको परचेज़ कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई, ठीक। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, भारत माता की जय।